students, welcome again all of you in your geography classes. And in previous video we started a new chapter, that is landforms and their evolution, and we already read about the some of the landforms made by the erosional activity of rivers. Rivers जो erosional and depositional activity से different landforms बनाती है, we already read about that. And today we are going to start the landform that are made by the underground water. ग्राउंड वाटर कौन सी इरोजनल एंड डिपोजिशनल फॉर्म्स बनाते हैं, लैंडफॉर्म्स, आज हम पढ़ेंगे. आफ्टर रेनफॉल कुछ वाटर है वो इवोपोरेट हो जाता है, कुछ सी में चला जाता है, एंड कुछ वाटर है वो सरफेस के नीचे चला जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. अब अंडरग्राउंड वाटर कैसे इरोजनल एक्टिविटी करेगा? अंडरग्राउंड वाटर है, जब वो सरफेस के नीचे चला जाएगा तो सरफेस के नीचे जो रॉक्स हैं उनके साथ वो बनाएगा कुछ लैंडफॉर्म्स. जैसे अगर रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट है, मींस लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन, मींस लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, डॉलमाइट, ये सारे ऐसे रॉक्स हैं जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. तो जब वाटर इनके साथ में मिक्स होगा तो ये डिजोल्व कर देगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है. और जब डिजोल्व होने के बाद में जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे उन्हें हमने डिफरेंट नेम दिए हैं. वाटर इन रॉक्स के साथ में सॉल्यूशन करके एंड कुछ डिपोजिशन करके डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाता है, जिन लैंडफॉर्म्स को हम कार्स्ट टॉपोग्राफी कहते हैं. कार्स्ट टॉपोग्राफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे ही कुछ लैंडफॉर्म्स वाटर ने जो अंडरग्राउंड वाटर ने जो लैंडफॉर्म्स बनाए हैं वो मिलते हैं. यूगोस्लाविया है, एड्रियाटिक सी के पास में, जो रेड सी के पास का एरिया है, वहाँ पर जो यूगोस्लाविया में जो ये स्ट्रक्चर है, इनको सबसे पहले कार्स्ट टॉपोग्राफी कहा गया था. तो अभी इनका नाम जो अंडरग्राउंड वाटर जो लैंडफॉर्म्स बनाती है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? कार्स्ट टोपोग्राफी. नाउ वी विल रीड सम ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म मेड बाय द अंडरग्राउंड वाटर. सो फर्स्ट वन इज क्लिंट. फॉर्मेशन कैसे होती है? जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पोरस रॉक्स हैं, उनमें से नीचे चला गया है, अर्थ सरफेस के नीचे चला गया वाटर, एंड वहाँ पर लाइमस्टोन्स हैं. लाइमस्टोन्स हैं, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट है. तो जब वाटर इनमें जाएगा, क्योंकि कार्बन वाटर में कार्बन है, तो कार्बन के साथ में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, एंड जो सॉल्यूशन है उसकी जगह पर यहाँ पर बीच बीच में क्रैक्स पड़ जाएंगे और जिन्हें कहा जाता है क्लिंट्स. तो ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, मतलब जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था वो वाटर के साथ में डिजॉल्व हो गया है और ये जो क्रैक्स हैं ये बहुत बड़े हो गए हैं, इन्हें ही कहा जाता है क्लिंट. इसको फ्रेंच में लैपिस कहा जाता है, जर्मन में कैरिन कहा जाता है, इंग्लिश में अभी हमने पढ़ा क्लिंट, एंड हिंदी में इसे आउटपुट कहा जाता है. और ये लैंडफॉर्म्स अर्थ सरफेस के नीचे बनते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए जो एजेंट काम कर रहा है दैट इज अंडरग्राउंड वाटर. इस लैंडफॉर्म मेड बाय अंडरग्राउंड वाटर इज सिंक होल्स. अर्थ सरफेस से जब वाटर है नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड यहाँ पर क्योंकि लाइमस्टोन है एंड कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें कार्बोनेशन हो गया है एंड ये डिजॉल्व हो गया एंड इसने एक हॉल का फॉर्म ले लिया है. सो अर्थ सरफेस पर जब ये हॉल बने हैं इन्हें कहा जाता है सिंक होल, एंड ये जब नीचे डेप्थ तक चले जाएं अंडर द ग्राउंड इन्हें कहा जाता है शैलो होल. सिंक होल हैं, इनकी डेप्थ होती है 3 to 9 मीटर एंड इनका एरिया होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर तक इनका एरिया होता है. यूएसए के केंटुकी जो प्लेस है वहाँ पर 60,000 से भी ज़्यादा सिंक होल देखने को मिलते हैं. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेघालय रीजन में ये सिंक होल है, ये काफ़ी दिखाई पड़ते हैं. एंड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है अगर रोड कंस्ट्रक्शन करना है या रेलवे कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि जगह जगह अगर सिंक होल बने हैं तो वहाँ पर जो सरफेस है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्ट है एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा. सो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सिंक होल्स के एरियाज में. नेक्स्ट लैंडफॉर्म मेड बाय द अंडरग्राउंड वाटर इज डोलाइन. वर्ड है वो यूगोस्लाविया में सरफेस होल्स को कहा जाता है, इसलिए डोलाइन नेम वहीं से लिया गया है. व्हेन मेनी सिंक होल डिसॉल्व एंड मर्ज. जो सिंक होल हमने अभी पढ़े थे कि अर्थ सरफेस पर होल बन जाता है, वो नीचे तक चला जाता है डेप्थ में, तो ऐसे ही अगर सिंक होल बन जाएं और उनके जो बीच की जो वॉल है वो डिसॉल्व हो जाए, ये भी कोलैप्स हो गई है. अब वॉल भी कोलैप्स हो गई है तो अब ये बड़े फॉर्म में बन गया है, बड़े फॉर्म में बन गया है सिंक होल. अब बड़ा फॉर्म ले लिया सिंक होल ने, क्योंकि जो सिंक होल थे उनके जो बीच में जो सिंक होल में जो बीच में जो वॉल थी वो वॉल खत्म हो गई है, वो भी डिसॉल्व हो गई है. तो अब ये सिंक होल है, ये एक बड़ा फॉर्म इन्होंने ले लिया है जिसे कहा जाता है
डोलाइंस। इसे क्या कहा जाता है? डोलाइंस कहा जाता है। ये सिलेंड्रिकल एंड फ्यूनल शेप होती है इनकी, एंड इनकी विड्थ है वो 8 to 12 मीटर होती है, जबकि जो डेप्थ है वो 4 to 20 मीटर तक ये गहरे होते हैं। सो दीज आर द डोलाइन। नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज यूवालास। यूवालास कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे जो डोलाइन है उनके बीच की जो वॉल है वो कोलैप्स हो जाए तो बन जाते हैं यूवाला। हमने सबसे पहले सिंक हॉल पढ़ा था। सिंक हॉल के बीच में आपस में जब ये वॉल खत्म हो जाए तो बन जाते हैं डोलाइन, और जब डोलाइन के बीच में जो वॉल है वो कोलैप्स हो जाए तो बन जाएंगे यूवालास। तो जब डोलाइन के बीच के जो ये वॉल है ये कोलैप्स हो जाए, ये खत्म हो जाए, क्योंकि ये भी सॉल्युबल, क्योंकि ये भी डिजॉल्व हो गई है वाटर के साथ में, तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेंच बन जाता है, गड्ढा बन जाता है बहुत बड़ा, जिसे कहा जाता है यूवाला। इसको सिंक वैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक डूबी हुई वैली के फॉर्म में लगती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है और उसमें वाटर भरा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंक वैली। नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज केव। केव का लैंडफॉर्म तब बनता है तब ग्राउंड पर हार्ड रॉक होती है, लेकिन जो बीनीथ है, नीचे है, वो सॉफ्ट रॉक है। तो सॉफ्ट रॉक है वो डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन जो हार्ड रॉक है वो एक रूफ की तरह ऊपर बनी रहती है। हार्ड रॉक, यहाँ से पानी तो एब्जॉर्ब हो गया नीचे अंडरग्राउंड वाटर, और यहाँ पर जो सॉफ्ट रॉक थी वो डिजॉल्व भी हो गई, तो अब यहाँ पर वाटर आ गया है लाइक दैट। और ये जो ऊपर सरफेस है ये एक रूफ की तरह ऊपर बनी रहेगी, बल्कि ये भी कोलैप्स नहीं होगी कि कोलैप्स हो गई और वाटर है ये ऊपर आ गया जमीन से, नहीं, ये कोलैप्स नहीं हो रही, नीचे वाटर भरा हुआ है, क्योंकि जो सॉफ्ट रॉक थी वो डिजॉल्व हो चुकी है। तो इसको ही कहा जाता है केव। सो दिस लैंडफॉर्म इज नोन एज केव। इसे केव कहा जाता है क्योंकि ग्राउंड में हार्ड रॉक थी एंड बीनीथ में सॉफ्ट रॉक थी, और जो ग्राउंड वाटर है उसने इरोड कर दिया सॉफ्ट रॉक को, एंड जो हार्ड रॉक है उसने एक रूफ बना लिया, दैट इज कॉल्ड केव। नाउ वी विल रीड द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मेड बाय द ग्राउंड वाटर। अब इरोजन करने के बाद में डिपोजिशन कुछ एक्टिविटी भी करता है ग्राउंड वाटर, जिसकी वजह से भी कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट जो लैंडफॉर्म है वो कैसे बनता है? ग्रो फ्रॉम द रूफ। जो सरफेस है वहां से एब्जॉर्ब हुआ वाटर, लाइमस्टोन के साथ में मिक्स हुआ, वाटर मिक्स हो गया, लाइमस्टोन के साथ में मिक्स हो गया वाटर, उसके बाद में ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है ये नीचे की तरफ गिरती है, एंड नीचे की तरफ गिरने से कुछ पार्ट है वो इवोपरेट भी हो जाता है। सो लाइमस्टोन का कुछ पार्ट इवोपरेट हो गया है, तो ये एक सॉलिड फॉर्म में आने लग जाता है। वाटर है वो आ रहा है अर्थ सरफेस के नीचे, एंड वो मिक्स हो गया है लाइमस्टोन के साथ में। अब लाइमस्टोन के साथ में मिक्स हुआ है वो, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आने लगती हैं, तो ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही है, लेकिन कुछ इवोपरेशन की प्रोसेस भी हो रही है। इवोपरेशन हो रहा है तो ये एक सॉलिफाइड होता जा रहा है, तो इस तरीके से ये बाद में ऐसी कुछ टाइम बाद ऐसी फॉर्म ले लेता है, जैसे कॉनिकल शेप का कुछ हैंग हो रखा है अर्थ सरफेस के नीचे, हैंग है कुछ कॉनिकल शेप का, दैट इज कॉल्ड द स्टैलेक्टाइट। तो ये लैंडफॉर्म है जब अर्थ सरफेस से लाइमस्टोन के साथ में वाटर मिक्स होकर के जो ड्रॉपलेट्स गिर रही है, और वो ड्रॉपलेट्स हैं जब वो सॉलिडिफाइड हो जाएं, कंडेंसेशन हो जाए उनका, तो उसे कहा जाता है स्टैलेक्टाइट। इज स्टैलेग्माइट्स। स्टैलेग्माइट्स कैसे बनते हैं? जब स्टैलेक्टाइट ऊपर से ड्रॉपलेट नीचे गिर रही हैं, अब जहाँ पर वो गिर रही हैं वहाँ पर भी इवोपरेशन से वो सॉलिडिफाइड होने लग जाता है लाइमस्टोन, और एक शेप बन जाती है, पिलर लाइक शेप बन जाती है, जिसे कहा जाता है स्टैलेग्माइट। अब रूफ से लाइमस्टोन वाटर के साथ में मिक्स होकर ड्रॉपलेट्स जो नीचे गिर रही हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे इवोपरेटेड होने लग जाती है, वाटर है इनमें से, वाटर कंटेंट है इनमें से खत्म होने लग जाता है, और ये भी सॉलिडिफाइड फॉर्म ले लेती है, और लास्ट में इस तरह से एक पिलर शेप ये ले लेती है। सरफेस ये जो फ्लोर है यहाँ से बेस बन रहा है इसका, और ये एक पिलर की शेप ले रही है, इसे कहा जाता है स्टैलेग्माइट, लाइक दैट। स्टैलेक्टाइट लाइक दैट, ऊपर से छत से लटका हुआ है, हैंग है, और ये फ्लोर पर टिका हुआ है। सो दिस इज स्टैलेग्माइट। जब स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट एक टाइम बाद में दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में एक टाइम ऐसा आता है कि नीचे से स्टैलेक्टाइट है उसकी लेंथ बड़ी हो रही है, ऊपर से स्टैलेग्माइट है उसकी लेंथ बड़ी हो रही है, और आपस में ये दोनों जब ज्वाइंट हो जाएं तो ये फॉर्म ले लेते हैं एक पिलर का, दीज आर कॉल्ड द पिलर्स। सो वी रीड द लैंडफॉर्म मेड बाय द underground water, and now we will discuss some of the landforms made by the glacier. As you know what is glacier, जब कोई भी रिवर है वो जनरेट होती है
माउंटेन से, क्योंकि वो हिली एरिया है तो वहाँ पर वो फ्रोजन फॉर्म में मिलती है और उसका जो मूवमेंट होता है वो ग्लेशियर। पीसेज ऑफ आइस, बड़े बड़े जो आइस के पीसेज होते हैं उन्हें कहा जाता है ग्लेशियर। ये बहुत ही ब्रॉड होते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी लेंथ होती है। तो ये जो ग्लेशियर हैं ये भी कुछ लैंडफॉर्म्स बनाते हैं जब ये डिसेंड होते हैं माउंटेन से। सो व्हाट आर दीज लैंडफॉर्म्स, लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट वन इज सर्क एंड कॉरी। सर्क किसे कहा जाता है, जब माउंटेन से कोई भी ग्लेशियर है वो डिसेंड हो रहा है क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो कुछ इरोजनल एक्टिविटी कर रहा है वो सरफेस पे, जो माउंटेन का सरफेस है उस पे जो वो इरोजनल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक वैलीज बन जाती है, यहाँ पर बेसिन्स बन जाते हैं इस तरह से, उन्हें ही कहा जाता है सर्क। इन्हें सर्क कहा जाता है क्योंकि ये जो वैली है ये किसने बनाई है, इरोजनल एक्टिविटी ऑफ ग्लेशियर। तो ग्लेशियर की पहली इरोजनल लैंडफॉर्म है दैट इज द सर्क। देन टैरन लेक, इस बेसिन में, इस सर्क में जब वाटर, स्नो मेल्ट हो और जब इसमें वाटर भर जाए, इन्हें क्या कहा जाता है, टैरन लेक कहा जाता है। वो पार्ट है जहां पर ग्लेशियर ने उसको इरोजन किया था और उस पार्ट में जब वाटर आ जाता है दैट इज कॉल्ड द टैरन लेक। नेक्स्ट इज पिरामिडिकल पीक। पिरामिडिकल पीक को हॉर्न भी कहा जाता है। ग्लेशियर एक माउंटेन है, यहाँ से भी ग्लेशियर आ रहे हैं, यहाँ से भी ग्लेशियर आ रहे हैं, और इसके पीछे का जो क्योंकि ये 3D हम यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं, तो पीछे भी जो माउंटेन का जो पार्ट है वहाँ पे भी ग्लेशियर है वो डिसेंड हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी वेज उन्हें मिलेंगे वहाँ से वो डिसेंड होंगे ग्लेशियर। तो ग्लेशियर डिसेंड हो रहे हैं माउंटेन से, तो यहाँ पर भी इरोजनल एक्टिविटी हुई, इस पार्ट पर भी और इस पार्ट पर भी इरोजनल एक्टिविटी हुई। तो इरोजनल एक्टिविटी होने से ये जो पार्ट है इरोजन हो गया है, और ये जो पार्ट है ये इस तरीके से आ गए, इस शेप में आ गए हैं, और ये जो ऊपर का जो पीक थी वो और भी ज़्यादा शार्प हो गई है। जो ये शार्प पीक है इसे ही कहा जाता है पिरामिडिकल पीक या हॉर्न कहा जाता है, क्योंकि अभी और पहले से ज़्यादा ऊंची उठी हुई दिख रही है, क्योंकि जो इसके एजेस थे इधर के साइड के, इनको इरोजन कर दिया इनका, किसने, ग्लेशियर ने। नेक्स्ट वन इज एरेट। एरेट क्या होता है, ये जो डायमेंशन है यहाँ पर भी इरोजन हुआ है, इस पार्ट में भी इरोजन हुआ है। अब जो बीच का पार्ट है, सपोज करिए इधर भी इरोजन हुआ है, इधर भी इरोजन हुआ है, अब ये जो बीच का पार्ट है ये अलग से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसे ही क्या कहा जाता है, एरेट कहा जाता है। ये भी एक लैंडफॉर्म है मेड बाय द ग्लेशियर। नेक्स्ट लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर इज रोचे माउंटेने। रोचे माउंटेने इज एन फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब रोचे मीन्स शीप एंड माउंटेने मीन्स बैक ऑफ शीप। शिप के बैक की तरह जो लैंडफॉर्म दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम है रोचे माउंटेन। और ये बनता कैसे है, सपोज यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है एंड यहाँ पर हार्ड रॉक है, तो ग्लेशियर सॉफ्ट रॉक को इरोड करते हुए ऊपर तो आ गया हार्ड रॉक तक, लेकिन जब ये नीचे डिसेंड होने लगता है तो ये जो सरफेस है इसको बहुत ज्यादा रफ बना देता है, यहाँ पर रफ। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा बन जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई शीप है वो बैठी हुई है तो उसका बैक आपको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रोचे माउंटेने। नेक्स्ट इज बर्गस्ट्रैंड। बर्गस्ट्रैंड मीन्स जब माउंटेन है वहां पर ग्लेशियर की इरोजनल एक्टिविटी की वजह से कुछ क्रैक बन जाते हैं और इन क्रैक्स में स्नो जम जाती है। स्नो के जमने से यहाँ पर फ्रीजिंग एंड थॉविंग की प्रोसेस होती है। फ्रीजिंग एंड थॉविंग मतलब जो स्नो है वो कभी फ्रीज हो रही है, कभी थॉइंग, कभी मेल्ट हो रही है, फ्रीज हो रही है, मेल्ट हो रही है, उसकी वजह से ये जो छोटे क्रैक है ये बहुत बड़ा फॉर्म ले लेते हैं जिन्हें बर्गस्ट्रैंड कहते हैं। सो ये दीज बिग फॉल्स आर बर्गस्ट्रैंड मेड बाय द ग्लेशियर। नेक्स्ट इज क्रेवेसेस। माउंटेन का शेप इस तरीके से है। सो ग्लेशियर जब यहाँ से डिसेंड होगा तो उसको थोड़ा सा बेंट होना पड़ेगा, और जब ग्लेशियर यहाँ से बेंट होगा तो उसमें यहाँ पर क्रैक्स आएंगे। इन क्रैक्स को ही क्या कहा जाता है, क्रेवेसे कहा जाता है। क्रेवेसे क्या है, जो ग्लेशियर है जब वो डिसेंड हो रहा है माउंटेन से और बीच में कोई हार्ड रॉक आ जाए तो उसको थोड़ा सा बेंट होना पड़ता है ग्लेशियर को। और ग्लेशियर अभी कोई इलास्टिसिटी तो है नहीं ग्लेशियर में कि वो रबर की तरह बेंड हो जाएगा, वो बेंड नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पर क्रैक्स पड़ जाते हैं जिन्हें क्रेवेस कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट लैंडफॉर्म इज फ्योर्ड। जब ग्लेशियर बेसिन, ग्लेशियर वैली बन रही है किसी सी के पास में बनती है जब ग्लेशियर वैली, तो यहाँ पर ग्लेशियर की वजह से वैलीज बन गई, ये वैली बनी है,
और ये सी के पास में बनी है, तो सी वाटर जब इनमें चला जाए इन्हें फ्योर्ड्स कहा जाता है। नॉर्वे को अगर हम देखेंगे कि जो नॉर्वे का जो कोस्टल एरिया है वो ऐसा ही है, फ्योर्ड है, यहाँ पर बहुत सारे सी वाटर इन जो ग्लेशियर वैलीज हैं इनमें सी वाटर भरा हुआ है, तो इन्हें कहा जाता है फ्योर्ड्स। सो दीज आर सम लैंडफॉर्म्स मेड बाय द ग्लेशियर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन and today we read the groundwater erosional and depositional landforms and the landforms made by the erosional activity of glacier. I hope all of you understand that. Revise these landforms with the help of notes, read NCERT chapter and concentrate on your studies. Don't take it easily everything. This is very crucial time for you. Don't waste your time. Be concentrate on your studies and respect your parents. Stay at home, stay safe, and best of luck for your